Hello, welcome to the platform of Chronicle IS. My name is Prakash Upadhyay. I am the Faculty of Geography, Environment and Ecology at Chronicle IS. Now we are moving further to solve the question. Describe the drainage system of Uttar Pradesh and its significance for agriculture. Question क्या कह रहा है? Describe the drainage system of उत्तर प्रदेश and its significance for agriculture. उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए, कृषि के लिए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए. तो ये क्वेश्चन है कि भाई ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यूपी को आपको बताना है. डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर एग्रीकल्चर. सो आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. ठीक, आप इसको सिंपली अप्रोच इस तरीके से कर सकते हैं कि द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द शेपिंग ऑफ यूपीज agricultural productivity, UP's agricultural economy, UP's irrigation system, UP's drainage system, UP's water retentive capacity, and it overall define the lifeline, it overall define the whole economy of UP. So the drainage system of UP is playing a critical role. तो कैसे लिखेंगे? The drainage system, the drainage system of UP is playing a vital role in shaping its agricultural economy as well as its irrigational capacity and potential as well. मेनली, फिर आगे लिख सकते हैं कि मेनली यूपीज ड्रेनेज सिस्टम इज प्राइमरली ड्रिवन बाय गंगा and its tributaries. ठीक, तो आप यहां तक इसको बता सकते हैं. अब आपको एक ओवरव्यू देना होगा कि व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ यूपी. तो मैं आपको एक यहाँ पे मैप बना के दे रहा हूं डायरेक्ट. आप इसे एक्सप्लेन अपने हिसाब से कर सकते हैं. यूपी का ड्रेनेज सिस्टम, तो द लाइफ लाइन ऑफ यूपी इज गंगा. तो गंगा क्या है? यूपी की लाइफ लाइन है. दिस इज द रिवर गंगा एंड बेसिकली द यूपीज ड्रेनेज सिस्टम इज सराउंडेड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो क्या करना है हमें? सीधे सीधे मैं गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज का यहां नाम लिख रहा हूं, जैसे रामगंगा, इधर गोमती, घाघरा, गंडक. ठीक, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, और इधर से हम लोग एक लिख रहे हैं यमुना. ठीक, अब इसी में एक रिवर और ऐसे जा रही है, इधर हम लिख ले रहे हैं सोन. अब यमुना में भी है क्या? चंबल, सिंध, बेतवा, केन. तो दिस इज चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये है सोन रिवर. और सोन रिवर में भी एक रिवर है जिसका नाम है रिहंद. ठीक, यहाँ घाघरा है,
और घाघरा में ही ये इधर से एक रिवर आती है राप्ती, ठीक। और गोमती के पास यहाँ पे एक शारदा रिवर भी है, शारदा, ठीक। तो ये बेसिकली रिवर सिस्टम है। सो यूपीज रिवर सिस्टम इज मेड अप बाई गंगा एंड इट्स नॉर्दर्न और द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया, कुछ रिवर्स के नाम भी बता दो यहाँ पे, जैसे गंगा इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक। और ये बता दो कि व्हेन द गंगा एंटर्स फ्रॉम बॉर्डर ऑफ हरिद्वार टू बलिया। अब इसी में बता सकते हो कि यमुना, घाघरा, फिर वहीं पे गोमती बता दो, शारदा बता दो, राप्ती बता दो, तो आपका सारा हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ साथ कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में ज्यादा स्कोप नहीं है डिटेलिफिकेशन का, अब इसी का आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन यूपी, क्या सिग्निफिकेंस है? तो पहला क्या है भाई, हम सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि फर्टिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन। एवरी ईयर क्या है, ये जो है फर्टाइल availability of alluvial fertile alluvial soil formation, fertile alluvial soil फॉर्मेशन। ये बता सकते हो कि यूपी में जो रिवर है वो एवरी ईयर क्या कर रही है, न्यू लेयर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट ले आ रही है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी हमेशा मेंटेन्ड है। रिवर डिपॉजिट्स क्रिएट्स अ रिच एलुवियल सॉइल स्पेशली अलोंग द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, आइडियल फॉर द क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड सुगर केन, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट सपोर्ट्स द इरिगेशन सपोर्ट, इरिगेशन में सपोर्ट करता है। Why? Because we all are know that there is a availability of so many rivers and water. That's why UP have the well developed canal irrigational system, ठीक। तो जैसे अपर गंगा कैनाल है, सरयू कैनाल है, लिंक बेतवा कैनाल सिस्टम है, ये सब। अब क्या है, फ्लड एंड ड्रॉट बैलेंस। थर्ड क्या कर सकते हैं, फ्लड एंड ड्रॉट बैलेंस। फ्लड एंड ड्रॉट बैलेंस का मतलब क्या है, देखो यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फ्लड हैं, और जो यूपी का साउथ वेस्ट का एरिया है वो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं। तो ये भी बता सकते हैं कि वाइल ईस्टर्न यूपी रिवर्स लाइक घाघरा एंड राप्ती आर फ्लड प्रोन बेनिफिशियल फॉर राइस, साउदर्न रिवर्स इन द बुंदेलखंड ऑफन फेसेस ड्रॉट सिचुएशन, केन बेतवा, ठीक ना। चौथा क्या है, प्रमोटिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, प्रमोटिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, and it will help to install more tubewells. And one of the major reason of installing capacity day by day increasing, tubewell installing capacity is day by day increasing because of the high availability of groundwater. Next क्या हो सकता है, water है for multiple uses, इतना available है कि water for मल्टीपल यूजेस। वाटर फॉर मल्टीपल यूजेस का मतलब क्या है, जैसे लाइवली स्टॉक में हम यूज कर सकते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन कर सकते हैं, स्मॉल स्केल फिशरीज को प्रमोट कर सकते हैं यूपी के, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज है यहाँ पे some districts of UP is facing severe flood situations, and some of the districts are facing severe drought like conditions, ठीक। there are challenges। नेक्स्ट क्या है,
जैसे ड्रॉट लाइक सिचुएशन, जैसे बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड का पूरा रीजन जो है ना वो ड्राई स्पेल्स के लिए जाना जाता है, ठीक। और क्या है, इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड रिवर बैंक्स बिकॉज ऑफ डे बाय डे द पॉपुलेशन इज इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से एक चैलेंज क्या आ रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट ऑफ द रिवर बेसिन, रिवर बेसिन का इंक्रोचमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ यहां पर क्या हो रहा है, हार्मिंग, और यू कैन से द इंक्रोचमेंट इन द वेटलैंड्स, वेटलैंड्स में भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन के साथ आपको ये देखना है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन का डिमांड था, उसी हिसाब से हमने इसका क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि भाई डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम और इट्स सिग्निफिकेंस फॉर एग्रीकल्चर। तो हमने सिग्निफिकेंस भी बता दिया और आपको साथ साथ में ये भी बता दिया कि क्या चैलेंजेस हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि यूपी वेल स्ट्रक्चर्ड रिवराइन ड्रेनेज सिस्टम इज अ लाइफलाइन फॉर इट्स एग्रीगेरियन इकोनॉमी, ठीक। तो इस तरह का कुछ इसका कंक्लूजन आप लिख लें। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at the question. Enumerate the major national parks and wildlife sanctuary in उत्तर प्रदेश and their ecological significance. क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का वर्णन कीजिए और उनके पारिस्थितिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि आप बताओ कि मेजर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश एंड देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखो भाई, हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन, हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। We all are know that UP is not famous for its forest conservation and its forest cover, because we have only one national park and 25 wildlife sanctuaries and 10 Ramsar sites. So we are not very much famous for our forest cover and forest reserves. Despite of all the things, UP is also playing a critical role in maintaining the ecological balance in India, ठीक। तो इस तरह का कुछ करके आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच में इसका इंट्रो लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दो नॉट वाइडली फॉर इट्स, उत्तर प्रदेश दो नॉट widely famous for its forest, but it play a crucial role in maintaining biodiversity and helping in achieving the national targets, नेशनल टारगेट्स। हमने बता दिया क्या कि इट इज नॉट वाइडली नोन फॉर फॉरेस्ट, इट इज अ होम ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज होम ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट स्पीसीज, बट it play a crucial role in the maintaining the biodiversity and helping the achieving the national targets. Okay, now you have to make a map. Either you want to make a map बना करके भी दिखा सकते हैं यूपी में नेशनल पार्क और सब कुछ, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ठीक, ये यूपी का मैप बना दिया। अब यूपी में एक ही नेशनल पार्क है ना, तो यूपी में एक नेशनल पार्क किधर है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये इस एरिया में दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क,
अब क्या है भाई, अब ये दुधवा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका फेमस है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट कुछ थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन चाहूंगा एरिया में, ये कुछ इस तरफ मिलेगा आपको, ये इस तरफ, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, यूपी का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी जानते हैं। अब ये फेमस किसके लिए? जैसे बंगाल टाइगर के लिए है, स्वैम डियर के लिए है। तो बंगाल टाइगर, स्वैम, स्वैम डियर, इन सब के लिए फेमस है। अब कह रहा है 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनमें से कुछ के बारे में आपको बता देना है। जैसे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, उसके साथ साथ आप कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता सकते हैं, आप चंद्रशेखर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता सकते हैं, आप रानीपुर के बारे में बता सकते हैं, आप मतलब और में से सुर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता सकते हैं, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता सकते हैं। इस तरह का वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता सकते हैं। कुछ का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको फिगर के साथ एग्जाम में मेंशन करना है। क्या? जैसे कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड वन इज रानीपुर, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनका कुछ स्पेसिफिक चीज भी बता सकते हैं। थर्ड, सुर सरोवर, सुर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिफ्थ वन इज बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अब कह रहा है इसमें मेन फोकस क्या है, मैप जरूर बनाएं, बिकॉज इससे ग्रेविटी क्रिएट होती है आंसर में और आंसर और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो मैप के हिसाब से लोकेशन बना के आपको बनाना है। अब नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के कह रहा है कि सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, सैंडी बर्ड सेंचुरी है, पार्वती अर्गा बहराइच का जो बर्ड सेंचुरी उसको भी डाल सकते हैं। पर इसके साथ साथ अब इस पर जाना है कि इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पहले क्या है कि ये भाई सबसे बड़ी बात है कि बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इसका सबसे बड़ा, जैसे क्या करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, इट प्रोटेक्ट्स द इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक बंगाल टाइगर, स्वैम डियर, गैंगेटिक डॉल्फिन। और क्या करता है? सेकंड, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल, क्या कर रहा है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए? मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी, रेगुलेट द वाटर साइकिल एंड कंट्रोल द पेस्ट। और क्या कर रहा है? इट इज अ होम ऑफ, थर्ड, इट इज अ होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, इट इज अ होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। फोर्थ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट creates new livelihood, it creates new livelihood opportunities and new source of income, new source of income from the ecotourism। ठीक, इकोटूरिज्म के थ्रू ये जो है नया एक तरीके से लाइवलीहुड और नई इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, क्रिएट्स अ न्यू लाइवलीहुड और इनकम। और क्या करेगा भाई? इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ लोकल एरिया, जिस भी एरिया में होगा उस एरिया का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। जैसे बोल सकते हैं इट इज अ कंजम्पशन
टावर ऑफ हीट, इसका काम करता है. इट ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बन sequestration, कार्बन sequestration. ठीक. it also maintaining, it act as a air purifier, एयर प्यूरिफायर के रूप में भी काम करता है. ठीक. और क्या करता है भाई, ये और क्या कर सकता है, it creates new kind of craft, भी क्रिएट करता है ना. तो इस तरह के कुछ इसके इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस हैं जो आपको देखना है. और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या था कि मैप बनाते हुए जो आंसर को ग्रेविटी देता है उस तरह का मैप बनाना है आपको, जैसे मैंने यहाँ मैप बनाया है. और यहाँ पर मैप बना करके आपको बताया है, कुछ आपको इस मैप में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कुछ बर्ड सेंचुरीज को दिखा देना है. ठीक. थैंक यू. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द मेजर सोर्स एंड टाइप्स, डिस्कस द मेजर सोर्स एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन प्रिवलेंट इन उत्तर प्रदेश. क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों और प्रकारों की चर्चा कीजिए. देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन को हाउ वी कैन अप्रोच. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमको बताओ कि उत्तर प्रदेश में मेजर सोर्स एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन प्रिवलेंट इन उत्तर प्रदेश क्या क्या है. तो कह रहा है कि कैसे लिख सकते हैं इसको. तो आप इसका इंट्रो ऐसे लिख सकते हैं कि यूपी बीइंग इंडियाज मोस्ट पॉपुलस and most, you can say, the most populous, and it is a hub of industrial growth, it is a hub of agricultural and urban activity, and that's why UP is facing the serious environmental problems which not only impact the human health but also degrade the environment's potential as well as its quality. ठीक. तो ये हो गया आपके लिए. इसका इंट्रो में कैसे लिख सकते हैं कि यूपी बिकम अ हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट. it is a center of multiple, it is a center of multiple or hub of multiple sectors like industrial sector, like agriculture sector, like it is a sector of, it is a center of automobiles, and as well as UP is the most populous state, and because of this reason the severity of the pollution not only harming human health but also degrading environment. ठीक. तो हमने क्या किया, एक तरीके से एक अप्रोच ले लिया इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या हो रहा है. ठीक. अब इसके साथ साथ हमें क्या देखना है क्वेश्चन में. क्वेश्चन बोल रहा है मेजर सोर्स एंड इट्स टाइप ऑफ पोल्यूशंस. व्हाट आर द मेजर सोर्स. तो मेजर सोर्स कौन कौन से हैं भाई. तो पहला सोर्स तो है एयर पोल्यूशन. द मेजर सोर्स इज एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं. तो एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है कि भाई द इमिशन वेहिकुलर इमिशन.
जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है, इमिशन, वेहिकुलर इमिशन, गाड़ी से जो धुआं निकलता है वेहिकुलर इमिशन, वो हो गया। इंडस्ट्रियल इमिशन, दूसरा क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल इमिशन। वेहिकुलर इमिशन हो गया, इंडस्ट्रियल इमिशन हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शनल, कंस्ट्रक्शनल इमिशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, और क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ वुड्स फॉर मेकिंग फूड। और क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ डीजल जनरेटर्स, यूज ऑफ डीजल जनरेटर्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, और बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, बर्निंग ऑफ क्रॉप्स। तो ये हो गए मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। और भी है, बहुत सारे प्लांट का इमिशन हो रहा है, इस तरह का भी लिख सकते हैं। और कुछ कुछ डस्ट भी है विच कम फ्रॉम अदर स्टेट्स, ये भी हो सकता है। अब इसके पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं, जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, मीथेन, बहुत सारा चीज। अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, वाराणसी, लखनऊ, ये सब हो गया। इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिजीज हो सकती हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल यील्ड हो सकता है। ठीक, it will hamper the visibility and air quality, and it will also impact on the ice visibility. नेक्स्ट क्या हो सकता है, दूसरा पोल्यूशन क्या है, तो दूसरा है वाटर पोल्यूशन। तो कह रहा है वाटर पोल्यूशन कैसे यूपी में हो रहा है, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो पहला क्या है, अनट्रीटेड सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, अनट्रीटेड sewage and waste. Second one is industrial waste which directly influx into the river. Next क्या हो सकता है, agricultural runoff, रन ऑफ, लाइक भाई आपने यूज किया खेत में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, तो इसकी वजह से। और क्या हो सकता है, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज, ये भी एक सोर्स है। अब यहां पर देखना है कि क्या क्या, अनट्रीटेड सीवेज एंड वेस्टेज कैसे, जैसे यमुना में डायरेक्ट डाल दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए जैसे कानपुर है, आगरा है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ के लिए क्या है, ये इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, वाराणसी है। रिलीजियस कल्चरल के लिए भी प्रयागराज और इलाहाबाद कर सकते हैं। ठीक, इम्पैक्ट क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक लाइफ हो सकता है, जैसे मतलब फिशरीज को इम्पैक्ट हो सकता है, फिशेज मर सकती हैं, बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है उनको भी। अब कह रहा है थर्ड क्या है, सॉइल पोल्यूशन,
क्वेश्चन में थर्ड हम आ जाते हैं सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है भाई? अब सॉइल पोल्यूशन कैसे होगा? तो सॉइल पोल्यूशन का मेजर सोर्स है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। एक्सेसिव excessive use of excessive use of chemical fertilizers, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। और क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड डंपिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वेस्टेज waste and dumping of hazardous waste। ठीक। नेक्स्ट पोल्यूशन कैसा हो सकता है? ये हो सकता है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। या रुकिए, पहले एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन पर आते हैं। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन मेजर सोर्स क्या है? ट्रैफिक। मेजर सोर्स नॉइस पोल्यूशन के लिए क्या है? ट्रैफिक कंजेशन, स्पेशली इन द सिटीज लाइक लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज। इन सब में नॉइस पोल्यूशन का इस जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। और क्या है? नाउ और क्या हो सकता है? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, डीजे, इस तरह का चीजें कर सकते हैं। ठीक। इम्पैक्ट क्या होगा? हेयरिंग लॉसेस हो जा रहे हैं लोगों को, स्ट्रेस, स्लीप साइकिल डिस्टरबेंस, इस तरह की चीजें हैं। अब कह रहा है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, एक ये भी है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन का मतलब क्या है? सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन का मतलब है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे जो बायोमेडिकल ई वेस्ट हैं, बायोमेडिकल वेस्टेज हैं, जैसे प्लास्टिक है। और डे बाय डे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो अगर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है वो बढ़ेगा। और इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ग्राउंड वाटर है एज वेल एज सॉइल का हेल्थ जो है वो लगातार गिरेगा। ठीक। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? तो सम ऑफ द लोकल इमर्जिंग एज द लोकल इश्यूज क्या आ रहे हैं? जैसे फ्लोराइड और आर्सेनिक का अमाउंट जो है ईस्टर्न यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ रहा है। तो ये था, मतलब पूरी तरीके से आप क्वेश्चन को ये इसी पैराग्राफ में जैसे दो दो तीन तीन लाइन हमने लिखा है वैसे ही लिख करके आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमने सारे डायमेंशंस क्वेश्चन के कवर कर लिए। जैसे क्वेश्चन में था, डिस्कस द मेजर सोर्स एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन प्रिवेलेंट इन यूपी। ठीक। थैंक यू। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड देयर एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए और उनकी कृषि में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड देयर एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। ओके, हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन? कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हम इसका इंट्रो कैसे लिख सकते हैं, जरा देखो। इंट्रो कैसे लिख सकते हैं? वी आर सीइंग दैट कि यूपी हैव द डाइवर्स रेंज ऑफ सॉइल। UP have diverse range of soil because of its different geological history of formation as well as its
different type of parental rocks and climatic conditions. climatic conditions क्या है भाई? UP have diverse range of soils because of its different geological history of formation as well as its different type of parent rocks and climatic conditions which influence which ऐसे लिख सकते हैं कि which influence not only its agricultural pattern as well as its प्रोडक्टिविटी ठीक, ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल, डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इन यूपी। तो यूपी हैव वेरियस सॉइल्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम यूपी का मैप ले लेंगे और यूपी के मैप के थ्रू दिखाएंगे आपको, ठीक, कि कैसे आप यूपी का मैप बना करके वहां पे थोड़ा सा मार्क्स गेन कर सकते हैं। यूपी का जब आप मैप बनाइएगा वहां पे एग्जाम में, तो उससे थोड़ा सा एक मैप जो है मार्क गेनिंग हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो भाई, यूपी का ये मैप है और यूपी में अलग अलग टाइप का सॉइल है। बेसिकली जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, इन सब में ये जो एरिया है इसमें भाभर सॉइल है, ठीक। अगर इस बेल्ट को देखा जाए, इस बेल्ट को, तो इसमें जो है तराई सॉइल है। नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का स्ट्राइप जो है ये तराई सॉइल है, ठीक। अगर रिवर बेड्स को देखा जाए, इस पूरे एरिया को देखा जाए, जो गैंगेटिक एरिया है ये, तो ये पूरा एरिया जो है ये ऐसे हम ले रहे हैं रिवर बेसिन के पास का, ये सब जो है खादर सॉइल का एरिया है। खादर सॉइल का एरिया है। इसके अलोंग विथ खादर सॉइल ये पूरा जो एरिया है ये सब बांगर सॉइल का है। ऑल दीज एरियाज आर बांगर सॉइल, ठीक। अगर इधर देखें, साउथ ईस्ट वाला एरिया देखें, ये एरिया, तो यहां पर रेड सॉइल है, ठीक। और अगर इस तरफ का बुंदेलखंड के एरिया का रीजन देखें तो ये है ब्लैक सॉइल का एरिया, ब्लैक सॉइल। यूपी में इस एरिया में लैटेराइट सॉइल है। तो क्या क्या हो गया? ब्लैक सॉइल हो गया, तराई सॉइल हो गया, सैंडी सॉइल भी है। सैंडी सॉइल अगर देखेंगे तो इस एरिया में ये पूरा जो एरिया है ये सैंडी सॉइल का है, सैंडी सॉइल। तो यूपी के सॉइल में सैंडी। अब अगर ईस्टर्न यूपी में देखेंगे तो क्लेई, चिकनी मिट्टी वाला ये जो एरिया है ये पूरा क्लेई है, क्लेई सॉइल है। तो क्लेई हो गया, सैंडी सॉइल हो गया। लूमी सॉइल वेस्टर्न यूपी में है, तो लूमी सॉइल, ये जो भाबर सॉइल के अलावा लूमी सॉइल भी है, तो लूम है, लूमी सॉइल। तो इस तरह का पूरा ये यूपी का आपको मैंने एक सॉइल का मैप दे दिया, ठीक। तो इस मैप में अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड देयर एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस।
अब अगर हम वेस्टर्न यूपी में आए, वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वेस्टर्न यूपी में जाएं तो भाबर सॉइल है, लोमी सॉइल है, बांगर सॉइल है। तो इसमें कौन सा फसल हो सकता है, कौन सा क्रॉप हो सकता है, व्हीट हो सकता है, शुगर केन हो सकता है। ठीक, इस तरह का बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी और इरिगेशनल फैसिलिटी है। ऐसे अगर ईस्टर्न ईस्टर्न यूपी में आए तो क्ले सॉइल है, तो ये भी सुटेबल है राइस कल्टीवेशन के लिए। अगर इधर आए ये नॉर्थ सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट रीजन में, तो साउथ ईस्ट रीजन में जो है वीट का प्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पर हम हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं। इधर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं, सेरिकल्चर कर सकते हैं। इस तरह का तराई रीजन जो है ऑर्गेनिक मटेरियल रिच है, तो यहाँ पर डेंस डेंस राइस कल्टीवेशन कर सकते हैं, और यहीं पे शुगर केन कर सकते हैं, शुगर केन कर सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ना मैप के थ्रू ही हैंडल करें तो ज्यादा बेटर होगा। बुंदेलखंड रीजन आपको बता दिया, ईस्टर्न यूपी बता दिया। सेंट्रल में आपके पास व्हीट है, और आप राइस का कर सकते हैं। बुंदेलखंड रीजन में पल्सेस पल्सेस पल्स डोमिनेट कर सकता है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि डिस्क्राइब इट्स टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड इट्स एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। अब जैसे एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, जैसे लोमी सॉइल है, इट इज आइडियल फॉर शुगर केन। जैसे अगर मान लो आपको दिया जाए कि एक सॉइल और हम लोग दे सैंडी सॉइल है, तो ये कोरस मिलेट्स के लिए, जैसे ज्वार है, बाजरा है, इसके लिए फेमस है। लेटराइट सॉइल है, तो प्रॉपर अगर फर्टिलाइजेशन मिल जाए, सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो मेज के लिए ये अच्छा माना जाता है। ठीक, तो इस तरह का है। तो ये आपका एक छोटा सा डिस्कशन है। Moving to the further question, look at the question. What are the impacts of climate change on agriculture and water availability in the Uttar Pradesh? क्या कह रहा है कि what are the impacts of climate change on agriculture and water availability in Uttar Pradesh? मतलब उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का कृषि और जल की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताएं। How we can approach this question? कैसे अप्रोच कर सकते हैं? Firstly, what is the demand of the question? Demand of the question is you have to understand what is climate change, what is climate change, and how it will impact the water availability, and how it will impact the agriculture. सो इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन उत्तर प्रदेश. We all are know that the climate change is increasingly affecting the agriculture and water availability in Uttar Pradesh. We know that the climate change is something which can positively impact or which can negatively impact. But now we are facing the warm climate change, which change the rainfall pattern, which affects the rainfall pattern, temperature, moisture carrying capacity, and UP is wholly dependent on erratic nature of monsoon. Because of this reason, the climate change severity is more severe because UP is dependent on erratic monsoon. Monsoon is very much flexible and very much you can say that अनप्रिडिक्टेबल है। इसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा सीवियर हो सकता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर। तो पहला क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ इफ वी आर इन द वार्म एज, because if the temperature is increasing, it will directly hamper the crop yielding capacity.
ये क्या करेगा, डायरेक्टली हैम्पर करेगा क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी, मतलब इरेटिक रेनफॉल एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल इंक्रीज द इम्पैक्ट impact or reduce the productivity of rice, wheat and sugar cane. ठीक, तो सबसे पहले क्या हो सकता है, क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस हो सकती है. इट विल ऑल्सो चेंज द होल क्रॉपिंग पैटर्न of UP. It will change the cropping pattern of UP. Why? बिकॉज इरेटिक नेचर ऑफ मानसून है, और जैसे जैसे ड्राई स्पेल का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राइस कल्टीवेशन को लेकर के जो है, राइस कल्टीवेशन को लेकर के हमारा एक नेचर बदलेगा. क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं होगा या क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, रेनफॉल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो रिवर बेड्स जो है ड्रॉट सिचुएशन को फेस करेंगे, तो वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो इरिगेशनल फैसिलिटी अच्छे से डेवलप नहीं होगी, और इरिगेशनल फैसिलिटी अच्छे से डेवलप नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदलना पड़ेगा. वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप की तरफ बढ़ना पड़ेगा. और क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्रीज्ड पेस्ट एंड डिजीज अटैक्स increase the attacks of pest, increase हो जाएगा attack of pest. It will also increase the issue of over exploitation of groundwater, and which will further lead to the severity of groundwater. excessive groundwater exploitation हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर भी नहीं रहेगा हमारे पास. और क्या हो सकता है, थर्ड, ग्राउंड वाटर, it will raise the concern of, it will raise the concern of drinking water. ड्रिंकिंग वाटर का भी कंसर्न रेज करेगा. डिक्लाइनिंग इन द फार्म इनकम एंड फूड सिक्योरिटी. इट विल हैम्पर दी, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिक्लाइनिंग in the farm income, and it will raise the concern of food security. It will raise the concern of food security, like excessive groundwater जो है एक्सप्लॉइटेशन होगा, ड्रॉट एंड फ्लड लाइक सिचुएशन आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि फार्म इनकम एंड फूड सिक्योरिटी में एक तरीके से हैम्पर होगा. और क्या हो सकता है, ये तो रहा कि भाई एग्रीकल्चर पे. इम्पैक्ट ऑन वाटर अवेलेबिलिटी पे क्या होगा, पहले तो होगा डिक्लाइनिंग द ग्राउंड वाटर लेवल, डिक्लाइनिंग द ग्राउंड water level which will lead to the condition of crisis condition of the drinking water. Next क्या हो सकता है, it will create the drought and flooding situation, drought and flood like situation. देखो एक चीज तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई दैट क्लाइमेट चेंज इट डजंट मीन्स दैट कि वहां पे ड्रॉट आएगा. अनप्रेडिक्टेबल नेचर हो जाएगा, कहीं पर रेनफॉल ज्यादा हो सकता है, कहीं पर रेनफॉल कम हो सकता है, इसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ठीक ना. नेक्स्ट क्या हो सकता है, ड्रॉट लेवल ऑफ ड्रॉट इंक्रीज इन बुंदेलखंड रीजन. ठीक, ड्रॉट इंक्रीज in
बुंदेलखंड रीजन। ठीक, और क्या हो सकता है? वाटर स्कार्सिटी तो थी ही, इंक्रीज द सैलिनिटी एंड वाटर क्वालिटी डिग्रीड, वाटर क्वालिटी जो डिग्रीड होगी सलाइन वाटर हो जाएगा। इंक्रीज्ड सैलिनिटी। अब इससे क्या होगा? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है उनके लिए सप्लाई ऑफ वाटर रुक जाएगा, तो स्कार्सिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ये सारी चीजें हैं। अब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो देयर आर सो मेनी स्टेप टेकन फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट। जैसे हम ग्रीन बेल्ट्स बना रहे हैं अराउंड द पार्क्स, अराउंड द कॉलोनी, और हाईवेज पे बहुत सारा हम लोग प्लांटेशन ऑफ ट्रीज कर रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट इज आल्सो फोकसिंग टू अचीव द 22 गीगावाट सोलर एनर्जी, और हम लोग हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी पर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर भी धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आप लिख करके क्वेश्चन को समअप कर देंगे। ठीक, थैंक यू।